ओके, लास्ट क्लास में हमने कॉन्टीजेंट असेट्स, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और एक टॉपिक अकाउंटिंग अजम्पशन कह लो या अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो अपन ने किया था, और एक फिर लास्ट क्लास में कॉन्टीजेंट असेट्स, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, इनकी डिस्कशन की थी ये, और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की। तो इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप इन दोनों चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज वो आप एंटरटेन कर सकते हैं। बताओ इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स में, और या फिर हमारा कॉन्टीजेंट असेट्स कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है उसमें। इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, MCQ 66 थे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में। कॉन्टीजेंट असेट्स लायबिलिटी प्रोविजन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। चलो बताओ, कॉन्टीजेंट असेट्स कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल है? रिप्लाई मी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर कॉन्टीजेंट असेट्स कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज 29, यस। सौरभ कह रहे हैं, जसलीन कह रही है 29, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नोपर कह रही हैं सर 20 MCQ पेज नंबर 2, MCQ 20, यस 29, AS 29 एप्लीकेबल है कॉन्टीजेंट असेट्स लायबिलिटी के लिए। ओके, तो आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 20 पे ये क्वेरी कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है। पेज नंबर 19 ऑफ द बुकलेट, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट में MCQ अटैच हैं उसके रिगार्डिंग पेज नंबर 2 है उसका, या बुकलेट वाइज पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर बुकलेट का है 19। चलो क्या कह रहा है? विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स मींस, विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है? शोइंग फिक्स्ड असेट्स एज करंट असेट, showing more losses to avoid income tax, showing more profit to attract investment, all of above। विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग कुछ भी गलत दिखाना, मैनिपुलेशन इन अकाउंट, मैनिपुलेशन इन अकाउंट, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। कुछ भी उल्टा पुल्टा दिखाना, मैनिपुलेशन करना, ये विंडो ड्रेसिंग है। और ये मैनिपुलेशन किस पर्पस से होती है? बड़े पर्पस हो सकते हैं। ज्यादा प्रॉफिट दिखाना, लोगों को अट्रैक्ट करना, क्या हो हमारी कंपनी है इसमें पैसा लगाओ। जानबूझ के प्रॉफिट कम दिखाना टू अवॉइड इनकम टैक्स, ये भी है। देखो आपका एम क्या है, अभी कोई नए शेयर इश्यू करने हैं नियर फ्यूचर में तो आप प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे ताकि आगे क्या होगा, फिर हमें शेयर इशू करना इजी रहेगा अगर हम अच्छा प्रॉफिट शो करेंगे। और अगर आगे कोई नियर फ्यूचर में ना तो कोई बैंक से लोन लेने का पर्पस है, इरादा है, ना ही कोई क्या है शेयर इशू करने हैं, तो फिर तो आप क्या करोगे? सप्रेस करोगे प्रॉफिट, लॉस दिखाओगे ज्यादा इनकम टैक्स बचाने के लिए, वो भी है एक पर्पस विंडो ड्रेसिंग। जानबूझ के फिक्स असेट्स को कह रहा है करंट असेट्स दिखाना, ये भी विंडो ड्रेसिंग है, मैनिपुलेशन है। हाँ, फिक्स असेट्स को करंट असेट्स क्यों दिखा रहे हैं? फिक्स असेट्स को करंट असेट्स टू शो मोर वर्किंग कैपिटल। कई बार बैंक ना कुछ लोन देते हैं आपकी वर्किंग कैपिटल देख के, क्या आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है। वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से। तो ये भी क्या है? विंडो ड्रेसिंग है। चलो एक बात बताओ, अपना करंट रेशो क्या रहता है? करंट रेशो हमारा करंट रेशो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सपोज ये रेशो 2:1 है। चलो, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टॉक या गुड्स अपनी है 20,000। अगर मैं इसे नहीं दिखाऊंगा 20,000 को, क्या इसका वर्किंग, इसको दिखाने या ना दिखाने से करंट रेशो इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है? वेदर इट कैन अफेक्ट टू द करंट रेशो और नॉट। स्टॉक खरीदने क्रेडिट बेस पे, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ ₹20,000,
अगर इसे मैं शो नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट में, वेदर इट कैन इन्फ्लुएंस द करंट रेशियो और नॉट, बताओ करंट रेशियो पे इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? इसकी एंट्री ना करूं या करने से फर्क पड़ेगा? बताओ, रिप्लाई मी। Entry of credit purchase if omitted from the books of account, whether it can influence the current ratio or not. Present the suppose current ratio 2:1 है, तो ये कह रहे हैं yes, तमन्ना कह रही है yes, it will influence the current ratio. Anyone else? क्या ये करंट रेशियो को अफेक्ट कर सकता है क्रेडिट परचेज? यस इट कैन, यस। अब चलो ये देखो, मान लो ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, ठीक। वर्किंग कैपिटल कितनी है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 2 लाख माइनस 1 लाख, तो वर्किंग कैपिटल कितनी है अपनी? वर्किंग कैपिटल हमारी 1 लाख है। अब अगर आपने ये माल 29 मार्च को परचेज किया, मतलब 29 मार्च 2020 को, अगर उससे पहले रेशो ये है, अप टू 29 मार्च रेशो ये है 2:1, अच्छा रेशो दिख रहा है। लेकिन अगर आपने इसकी एंट्री डाल दी क्रेडिट परचेज की, तो क्या होगा? करंट रेशो 2 लाख की जगह स्टॉक बढ़ने से 220 हो जाएंगी करंट असेट्स, लायबिलिटी 1 लाख में 20 जुड़ने से 120, रेशो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सपोज ऐसा कुछ आ जाएगा सपोज, यानी रेशो विल कम डाउन, रेशो डाउन हो जाएगा। हालांकि वर्किंग कैपिटल नॉट टू बी इफेक्टेड, क्योंकि 220 की करंट असेट्स 120 की करंट लायबिलिटी, ये तो वर्किंग कैपिटल 1 लाख ही रहेगी। एक तरफ स्टॉक बढ़ गया करंट असेट्स में, उधर क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, तो वर्किंग कैपिटल विल रिमेन अनअफेक्टेड, लेकिन करंट रेशियो विल अफेक्टेड, ये अफेक्ट होगा, डाउन हो गया देख लो ये एंट्री करने से। तो मैनेजमेंट क्या करती है, कई बार वो ये एंट्री को पोस्टपोन कर देती है, पोस्टपोनमेंट ऑफ द एंट्री ऑफ क्रेडिट परचेज टिल 1 अप्रैल 2020। वो कहता है कौन सी आफत आने वाली है, 2 दिन लेट एंट्री कर देंगे। उधार माल खरीदा 29 को है, बुक्स में 29 को एंट्री नहीं कर रहे, कब एंट्री कर रहे हैं वो? 1 या 2 अप्रैल को, तब तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, 31 मार्च की जगह नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, तो ये एंट्री नहीं होगी, तो रेशियो 2:1 रह जाएगा। कहता है एंट्री पोस्टपोन कर दो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कोई भी ऐसी मैनिपुलेशन जो गलत है, आप कोई अपनी फेवरेबल पोजीशन शो करने के लिए करते हैं, अपने पर्पस कुछ भी हो सकते हैं, तो ये रेशो अच्छा दिखाना, इसलिए एंट्री ओमिट कर दी, आगे कर देंगे ये। तो इस तरह से कभी कभी ये एंट्रीज होने देखने को मिलती हैं, तो वो सब विंडो ड्रेसिंग है। मैनिपुलेशन करना, फिक्स को करंट दिखाना, लॉस ज्यादा दिखाना टू अवॉइड इनकम टैक्स, प्रॉफिट ज्यादा दिखाना, लोगों को अट्रैक्ट करना, इस तरह से। प्रॉफिट ज्यादा दिखाने की विंडो ड्रेसिंग मैंने बताई थी। आप प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए 30 मार्च को एंट्री कर दो क्रेडिट सेल की, कि माल बेच दिया जी हमने, डेटर काउंट डेबिट टू सेल, डेटर टू सेल एंट्री डाल दो। फिलहाल डेटर बढ़ जाएंगे, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, उधर से क्या है, सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस साल के रिजल्ट तो अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को, 2, 3 अप्रैल को रिवर्स एंट्रीज करनी शुरू कर दी आपने। 2, 3 अप्रैल 2020 को क्या जो बेचा था 30 मार्च को रिवर्स आ गया, क्या एंट्री शुरू कर दी आपने, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, आपने एंट्रीज रिवर्स कर दी। तो उससे क्या होगा, आपका जो लास्ट ईयर है उसके रिजल्ट तो अच्छे हो गए, अगले साल की देखी जाएगी रिवर्स होएगा तो कहने का ना, ऑल आर कवर्ड अंडर विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही है, बहुत एंड नहीं है इस तरह की मैनिपुलेशन का, बहुत तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है। चलो ओके, और क्वेश्चन बताओ, कोई डाउट? एक कहना है सर एमसीक्यू 4th बुकलेट पेज नंबर 17 देखते हैं। पेज नंबर 17 4th क्वेश्चन मैंने क्लास में सोल्व किया था, उसकी 4th एडजस्टमेंट कह रहे हैं ये, 4th एडजस्टमेंट या क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच कंसेप्ट शुड बी फॉलोड इन स्टेटमेंट नंबर 3 अबव? सैलरी 7000 पेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि बुक्स में 7000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पेबल है, बट एंट्री नहीं की, करनी चाहिए, करनी चाहिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी,
ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? अक्रूअल। तो ये आपसे फोर्थ में पूछ रहा है कौन सा कंसेप्ट शुड बी फॉलोड, कौन सा फॉलो होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आप क्या अक्रूअल बेस को फॉलो कर सकते हैं, अक्रूअल फॉलो होना चाहिए इसमें, ये चीज है। तो एक प्रोप्राइटर का क्वेश्चन है, ये पूछता है कि ये एक्सपेंस जो है 7000 का पेबल है, तो इसके एडजस्टमेंट के लिए कौन सा कंसेप्ट फॉलो होना अच्छा है? तो आप कहें इसमें बेटर है। अगर ये बिजनेसमैन का ही क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सेल परचेज का डाटा भी दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये ट्रीट करते हैं तो आप ये अक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। और बोलो कोई डाउट? नहीं, मैचिंग नहीं, आप देखो मैचिंग तो फिर सेकंड ऑप्शन आ गया। आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कौन सा कंसेप्ट कहता है? ये कंसेप्ट कहता है अक्रूअल या कैश बेसिस। कैश बेसिस है तो ना करो, अक्रूअल है तो करो। बिजनेस के क्वेश्चंस हैं तो उसमें करनी है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में साइलेंट है, इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटर जरूर वर्ड दे रखा है, तो बिजनेस है तो इसकी एंट्री करनी है। हाँ, एंट्री करो, बाद में मैचिंग का कंसेप्ट अप्लाई होगा भी, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। या फिर दोनों ऑप्शन दे अपने को, मैचिंग एंड अक्रूअल दोनों ही एक साथ बोथ लगा के दे दे, फिर टिक कर सकते हैं, ये चीज है। तो ऑप्शन वो इसी के अकॉर्डिंग देता है। आप देखो ऑप्शन में दिया भी नहीं उसने मैचिंग, इसीलिए नहीं दिया ना, कंफ्यूजन देता तो फिर वो बोथ बना के दे देता। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें से आप ऑप्ट करो। वो इमेजिन ना करो कि अगर वो होता तो कई कंसेप्ट है। आप मैं कह दूं फिक्स्ड असेट्स आर टू बी शोन एट कॉस्ट, कौन सा कंसेप्ट होना चाहिए? कॉस्ट कंसेप्ट। ऑप्शन में कॉस्ट कंसेप्ट है ही नहीं, गोइंग कंसर्न है, वो टिक कर दो। आपको जी गोइंग कंसर्न और कॉस्ट दोनों गलत बात है, दोनों ही रिलेटेड है, फिर बोथ का ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है। वैसे कोस्ट कंसेप्ट ही टिक करना चाहिए, फिक्स असेट्स आर टू बी शोन एट कॉस्ट ओनली। नहीं है तो गोइंग कंसर्न पे चलेंगे, दोनों है तो बोथ का ऑप्शन टिक कर देंगे, ये चीज है। और बोलो कोई भी डाउट? 28 MCQ पूछ रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 बुकलेट पेज नंबर 25 कॉन्टीजेंट में। पहले कॉन्टीजेंट पे मैं आ रहा हूं, फिलहाल आप अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर जो डाउट है पहले वो क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 20 MCQ। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 20 बुकलेट में पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? देखते हैं। द एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट होगी? एड प्रीपेड एक्सपेंसेस टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड शो इट एज एन एसेट। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड होते हैं? नहीं, तो लेस होते हैं। पढ़ो। डिडक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड शो इट एज एन एसेट। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। एड प्रीपेड एक्सपेंस टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस सही है, पर शोन एज लाइबिलिटी गलत। लाइबिलिटी में थोड़ी, प्रीपेड कहां आता है? असेट में। डिडक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड शो इट एज लाइबिलिटी, ये तो क्वेश्चन गलत है। फर्स्ट वाला डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट पार्ट, लेकिन लाइबिलिटी नहीं। देखो आप, सिंपल सी बात है, आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो, मान लो आपने इंश्योरेंस पे किया 1 जुलाई 19 को, 1 साल का दे दिया आपने, मान लो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक। बीमा ही फर्स्ट टाइम करवाया, 12,000 आपने 1 जुलाई को दे दिया, ठीक है, ये 12,000 का पेमेंट हो गया। अब देखो क्या कहता है। अब हमारे अकाउंटेंट ने देखा कि बीमा तो हमेशा ही क्या होता है? 1 ईयर के लिए होता है। जितने भी बीमे हैं, गाड़ी का, मोबाइल का, बिल्डिंग का, स्टॉक का, 1 ईयर के लिए होते हैं। चलो, ये बीमा जुलाई में करवाया, जब 31 मार्च 2020 आया तो पता लगा कि ये तो 9 मंथ्स ही हुए हैं। 9 मंथ्स का इस साल का है, 3 मंथ्स का क्या है? प्रीपेड। तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट करोगे तो जर्नल क्या डालोगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या इंश्योरेंस वर्ड लगा लो, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितने डबे? 12,000 ईयर का है तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा? ये 3,000 हो जाएगा ना, लेस 3,000 ये हो गया। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि आपका एक्सपेंस क्या हो गया है? कम। प्री इंश्योरेंस डेबिट था 12, क्रेडिट 3, कितना रह गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे अगर 2019-20 का, तो वहां पे आप इंश्योरेंस दिखाएंगे 12 - 3, 9,000। और अगर बैलेंस शीट बनाएंगे आप
मार्च 20 में, तो ये डेबिट बैलेंस प्रीपेड इंश्योरेंस का कहां जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये डेबिट बैलेंस 3000 एसेट में जाएगा। तो बहुत सी एंट्री +1 +2 लेवल पे आपने ऐसी की होंगी। मैंने आपको जर्नल बना के दिखाई है कि इंश्योरेंस पे किया होगा, मान लो जब भी, तो इस तरह एंट्री, उसमें से जो रिलेटेड टू करंट ईयर है ओके, जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है उसकी एंट्री कहां क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस काउंट डेबिट टू एक्सपेंस, नाम एक्सपेंस का कुछ भी हो सकता है, सैलरी या कोई और, ये मैंने इंश्योरेंस नाम ले लिया था। चलो 3000 इंश्योरेंस क्रेडिट ओके, कितना रह गया, इंश्योरेंस रह गया 9, तो वही इंश्योरेंस P&L में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। यहां एंट्री करूं तो क्या होनी चाहिए, मार्च 20 में अब क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 9000 टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू इंश्योरेंस अकाउंट 9000, इंश्योरेंस P&L में 9 चला गया। कहने का मतलब इंश्योरेंस में से प्रीपेड एक्सपेंस कम हो गया और असेट में क्लासिफाई हो गया। अब देखो इसमें डाउट, ऑप्शन कौन सा बचता है, लाइबिलिटी वाला तो भूल ही जाओ, लास्ट के 2 ऑप्शन में कह रहा है लाइबिलिटी दिखाओ, लाइबिलिटी थोड़ी दिखाएंगे, फालतू दिया है, नेक्स्ट ईयर का दे दिया अभी से, तो वो फालतू दिया है, तो वो क्या है, एसेट बनेगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, तो पहले 2 में एसेट कह रहा है, पहले 2 में क्या, एक में तो कह रहा है एक्सपेंस में ऐड करो, प्रीपेड वाले को ऐड थोड़ी करते हैं, लेस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को हम कम होएगा, और दूसरी तरफ कहां जाएगा, असेट में जाएगा, ये चीज है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 तमन्ना पूछ रही थी, तो वो क्वेश्चन कवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बुकलेट पेज नंबर 25। अच्छा चलते हैं हम, अकाउंटिंग कंसेप्ट में कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं ये डाउट है, चलो 30 देखते हैं। फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स आर कैटेगराइज एज पर कंसेप्ट ऑफ, फिक्स अलग दिखाओ, करंट अलग दिखाओ, कहते हैं इनकी अलग अलग कैटेगरी बनाओ, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सेपरेट एंटिटी, वो तो कहता है लाइबिलिटी में कैपिटल दिखाओ, क्योंकि बिजनेसमैन भी क्या है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, मैटेरियलिटी, देखो आपके माइंड में होगा बड़ा अमाउंट मटेरियल, जरूरी नहीं है, डेटर भी बहुत बड़े हो सकते हैं, बिजनेस में स्टॉक का अमाउंट भी बहुत बड़ा हो सकता है। फिक्स और करंट, बेसिक फर्क क्या है, फिक्स असेट्स आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, फिक्स असेट्स किस लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म यूज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती हैं फिक्स असेट्स। और जो करंट असेट्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं, डे टू डे बिजनेस में यूज करने के लिए, विच कैन बी रियलाइज विद इन 1 ईयर, या फिर पढ़ते थे विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, पढ़ते थे ना, कैश से वापिस कैश आने में जो टाइम लगता है, भाई पहले रॉ मटेरियल खरीदते हो, फिर सामान बनाते हो, फिर उधार बेचते हो, फिर जाके पैसा आता है, ये एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। इंटरमीडिएट में इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, अभी तो +2 तक तो बस सुना है आपने ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल बनाने होंगे हमें, FM सब्जेक्ट आएगा हमारा, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो रियलाइज हो जाए वो करंट है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि करंट असेट्स ज्यादा देर हमारे पास नहीं रहती, ये रियलाइज हो जाती है विद इन ईयर या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, और फिक्स असेट्स रियलाइज नहीं होती, लॉन्ग टर्म यूज के लिए रहती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें, लॉन्ग टर्म यूज और कम टाइम के लिए यूज। कंसिस्टेंसी, वो तो कह रहा है नो चेंज इन पॉलिसी, उसका कंसेप्ट है। तो आपको कंफ्यूजन हुई होगी मेटीरियलिटी और गोइंग कंसर्न, तो ये मिथ है कि करंट असेट्स कम अमाउंट की होती है, नो। कई बिजनेस तो ऐसे हैं, एक आदमी गोलगप्पे बेचता है, अब गोलगप्पे बेचता है वो, तो आप सोचो उसकी फिक्स असेट्स कितनी होंगी, ना के बराबर। रेडी है, रेडी है और एक छोटा उसके ऊपर स्टोव या गैस है बस, और तो क्या है उसके पास, बाकी तो स्टॉक ही स्टॉक है, रेडी है और वो थोड़ा बहुत बर्तन है 2-4, स्टॉक तो बहुत है उसके पास, माल और बना पड़ा है, डेटर बहुत ज्यादा है उसके, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स असेट्स ज्यादा रुपए की होती हैं, ये बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता होता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 जो है गोइंग कंसर्न कहता है जो लॉन्ग टर्म बिजनेस में यूज होंगी उन चीजों को, फिक्स असेट्स को कॉस्ट पे दिखाओ, और जो लॉन्ग टर्म यूज नहीं होंगी उस पे गोइंग कंसर्न अप्लाई नहीं होता है। यही बेसिक डिफरेंस है कि गोइंग कंसर्न सिर्फ फिक्स असेट्स को कॉस्ट पे दिखाने की बात करता है, करंट असेट्स को नहीं। तो वो डिवाइड कर देता है लॉन्ग टर्म यूज वाली और नॉन लॉन्ग टर्म यूज वाली, स्मॉल यूज वाली, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये गोइंग कंसर्न ऑप्शन बेस्ट आउट ऑफ मेटीरियलिटी एंड गोइंग कंसर्न। और बोलो, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। और बोलो, काउंटिंग कंसेप्ट्स में कोई डाउट,
66 क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम, 1 to 66 क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम अकाउंटिंग कंसेप्ट में? चलो रिप्लाई करो। दो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो क्या हैं फीचर या करेक्टरिस्टिक्स? दो फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सी थी या फीचर कह लो, उसमें से दो जो मेन हैं, प्राइमरी हैं। यस, श्रेयास कह रहे हैं रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी एब्सोल्युटली करेक्ट। रेलिवेंस का मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दो, जितनी जरूरी है वो दो। बताया था ना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे रहा है। वानी कह रही है रेलिवेंस रिलायबिलिटी, सृष्टि कह रही है, जसलीन कह रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो रेलिवेंट है, फालतू की इंफॉर्मेशन ना दो, जो डिमांड की गई है उतनी इंफॉर्मेशन दो। लेकिन जो रिलायबिलिटी है वो कहते हैं हर चीज का आपके पास क्या हो, एविडेंस। एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस, बिल हो आपके पास। पेट्रोल डलवाओ तो पेट्रोल का बिल, पानी का बिल आए तो वो रखो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आए तो वो रखो अपने पास, माल खरीदा वो, सबके सपोर्टिंग एविडेंस हो। कोई भी बुक्स में एंट्री ऐसी ना हो जिसकी एंट्री का कोई प्रूफ ना हो आपके पास, संभाल के रखना जरूरी है। अकाउंट तो ही रिलायबल होंगे, वरना ऐसी एंट्री करे जाओ डलवाया था पेट्रोल, तो ऐसे नहीं चलेगा। एविडेंस होने चाहिए। तो अकाउंट रिलायबल तभी होंगे, कन्विंसिंग तभी होंगे, फेथफुल तभी होंगे जब आपके पास क्या होंगे, एविडेंस। तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यस, भूषण रिप्लाई दे रहे हैं, नितिका रिप्लाई दे रही है, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और बोलो काउंटिंग कंसेप्ट में कोई डाउट है तो? नहीं तो कॉन्टीजेंट एसेट्स लायबिलिटी की प्रॉब्लम लेते हैं। कोई भी डाउट है रिप्लाई में मैसेज कर सकते हैं आप। 66 क्वेश्चन में कोई और डाउट, वरना हम कॉन्टीजेंट एसेट्स और लायबिलिटी की प्रॉब्लम ले लेते हैं। नहीं, ओके। कॉन्टीजेंट एसेट्स लायबिलिटी में क्वेरी आ रही है पेज नंबर 25 ऑफ द बुकलेट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ते हैं। अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, प्रोविजन कब बनाना चाहिए? मैंने मेन तो दो बातें बोली थी। क्या देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट ओब्लिगेशन। क्या हो प्रेजेंट ओब्लिगेशन? मीन्स पैसा देने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% हो। एक स्टूडेंट कहता है सर ये प्रोबेबिलिटी का पता कैसे लगेगा, कितने चांस हैं? तो मैंने बताया था ना, भी इस तरह की सिचुएशन में वकील साहब से बात कर लो ना, एडवोकेट्स को नॉलेज है, केस चल रहा है जो, वो बता देंगे। तो आइडिया लग जाना चाहिएगा उससे कि चांस क्या है, पैसा देना पड़ेगा 50% से ज़्यादा। और दूसरी चीज, अमाउंट कैन बी बेस्ट मेजर्ड। अमाउंट का अच्छा एस्टीमेट लग सकता है कि अगर हारे तो कितना देना पड़ेगा। ज़्यादातर एस्टीमेट लग सकता है अगर सामने वाले का कोई मटेरियल लॉस हुआ है या फिजिकल लॉस, कोई कार का, तो कोई बिल्डिंग का, तो कोई इस तरह का लॉस है। तो जैसे मान लो आपके ड्राइवर की गलती से सामने वाले की गाड़ी टूटी है, आपस में कोलाइड किए हैं दो व्हीकल, तो उस केस में आपको क्या गाड़ी रिपेयर करवानी पड़ेगी, तो वर्कशॉप वाला देखते ही बता देगा एजेंसी वाला कितना खर्चा है। तो वो मेजरेबल है। मेजरेबल क्या नहीं है, अगर कोई बंदे का फिजिकल लॉस हुआ है, हाथ पैर टूट गया किसी का एक्सीडेंट से, रैश ड्राइविंग की वजह से, उस केस में वो तो करोड़ों कह देंगे मांग रहे हैं। कहने को क्या है, मांगने में क्या है, मांग लो। लेकिन आपको पता ही है तो कहने की बात नहीं है। कोर्ट ऐसे नहीं दिलवाएगा, कोर्ट दिलवाएगा बंदा क्या करता था पहले, काम धंधा क्या है, कितने कमाता था, उस हिसाब से दिलवाता है। अगर आपने रैश ड्राइविंग की और सामने बेचारा एक रिक्शा वाले का एक्सीडेंट हुआ है, उसके फ्रैक्चर हुआ है, तो कम पैसे में चल जाएगा, क्योंकि कोर्ट कहेगा कि जो रिक्शा वाला है ये कितने कमाता, 6 महीने 4 महीने बेड पे रहेगा, मान लो 4 मंथ में कितना कमाता है, ये पता लगता है जी मंथली ये 7000 कमाता है, तो 4 मंथ में 28 कमाने से रह गया, तो कोर्ट लगभग ऐसे दिलवाएगा मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर मान लो वही बात है, कोई बिजनेस टाइकून मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, वो उठा दिया आपके ड्राइवर ने, ड्रिंक कर रखी थी, तो उसका तो भैया काम ही करोड़ों का है, उस केस में आपको कंपनसेशन ज्यादा देना पड़ेगा, हो सकता है ट्रक ही बिक जाए आपका। तो कहने का मतलब वो जज डिसाइड करता है, प्रिसाइजली नहीं आइडिया होता। तो वो उस केस में कॉन्टीजेंट ही दिखाओ, बेस्ट जो आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग, प्रोविजन ना बनाओ। अगर अमाउंट कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, मतलब बेस्ट एस्टिमेटेड हो सकता है, तो
प्रोविजन बनाए, वरना कॉन्टीजेंट। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना भी जरूरी है, प्रोविजन में भी और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में भी। बताया था ना निरुल्लाज आइसक्रीम का कि सॉरी बोल के काम चल जाएगा। सामने वाला आपसे सॉरी करवाना चाहता है कि आपको फील तो हो कि मैंने गलती की, बस इतना। मान लो आपने किसी से मिसबिहेव किया, आपकी दुकान पे कंपनी का डीलर आया था, आपने उससे मिसबिहेव किया, उन्होंने केस डाल दिया बदतमीजी का। अब देखो इस केस में आप अगर हारे तो वो क्या कह रहे हैं सामने वाले, कोई पैसा वैसा मांग रहे हैं क्या? पता लगता नहीं, वो जस्ट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सॉरी फील करो। इस केस में हारने के चांस है, सारे एविडेंस हमारे अगेंस्ट हैं कि बदतमीजी हमने की है, गलती हुई है हमसे, हारेंगे बहुत चांस है, पर पैसे का आउटफ्लो तो होता नहीं दिखता, सॉरी बोलना पड़ेगा। तो इसको क्या है, इग्नोर ही कर दो, क्योंकि इसको दिखाने का कॉन्टीजेंट में भी कोई फायदा नहीं, प्रोविजन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होता नहीं दिखता। इंसल्ट थोड़ी आपको फील होगी, गलती माननी पड़ेगी, लेकिन आपका कोई फाइनेंशियल आउटफ्लो नहीं होता दिखता। तो इसे क्या करो आप, सिर्फ एक बस में रखो अपने माइंड में, पर पैसा जाने की चांस नहीं, तो कहीं ना दिखाओ, ज्यादा बेटर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में कुछ गलत किया, एक्सीडेंट किया, गलत माल बेच दिया, अडल्टर्ड गुड्स बेच दिया, गलत सामान, कुछ मिलावटी, ऐसा कुछ पास्ट इवेंट का रिजल्ट है कि पैसा देना पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी कितनी है, मोर देन 50, यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यस, आगे पढ़ता हूं। इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। अब वो जो केस वेस हुआ है ना, ऑब्लिगेशन आ गया है, उसको देने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि पैसे का क्या दिखता है, एम्बॉडिंग आउटफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट का। तो वो कह रहा है चांस लग रहे हैं कि पैसे का क्या होगा, आउटफ्लो, यानी जेब हल्की होगी, पैसा जाएगा। थर्ड, अ रिलायबल एस्टीमेट कैन बी मेड फॉर द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन। कितना पैसा देना पड़ेगा, इसका भी एक अच्छा जो है एस्टीमेट लग सकता है। यस यस यस, यानी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड। मेन तो ये दो थी, पर भी मिडल में कंडीशन लगा दी कि पैसा जाएगा इसमें, और फिर कह रहे पैसे का एस्टीमेट भी लग सकता है। बिल्कुल सही कह रहा है। तो आप ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है, टिक करो ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही है। ये ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा अगर हुआ तो, और अमाउंट कैन बी बेस्ट एस्टिमेटेड। तो ये जो प्रोविजन बनाएगा इस सिचुएशन में, यस, प्रोविजन के रिलेटेड कंडीशन है, तीनों ऑल ऑफ दीज में टिक कर दो, सही है। और बोलो पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 26। अभी आता हूं मैं वापस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे। अभी आप वानी कह रही हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के थोड़ा एग्जाम्पल लूं, थोड़ा और क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। तो इससे ये जो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। क्लेम अगेंस्ट द फर्म नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। किसी ने आप पे केस डाला है, अभी आपने माना नहीं, आपने एक्नॉलेज नहीं किया कि हाँ ये डेट है, हमारा कर्जा दे देंगे, अभी आपने इसे डेट माना नहीं है। फर्म के अगेंस्ट, आपकी बिजनेस के अगेंस्ट क्लेम है, पर आपने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर इन्वेस्टमेंट, यानी आपके पास कौन से हैं, पार्टली पेड शेयर्स हैं। ऐसा है, अगर मान लो मैं अपनी बात करूं, मेरी बैलेंस शीट है प्रोप्राइटर की, मेरी बैलेंस शीट में किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है मैंने, देखना इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड, मैंने एक्स लिमिटेड में 2000 शेयर खरीद रखे हैं 70 पेड वाले, और मेरे को पार पे मिले हैं, ये एट पार ही मिले हैं मुझे 1,40,000 के, हालांकि इनकी फेस वैल्यू 100 है। अब मुझे दिन रात एक ही डर है, अगर कंपनी ने 30 पर शेयर मुझसे मांगा तो मैं ना नहीं कर सकता,
मेरी लाइबिलिटी तो फुली पेड अमाउंट तक की है ना, अगर कंपनी मांगे तो मुझे देना पड़ेगा। ये मेरी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, ये मेरी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। ओके, क्या अनपेड अमाउंट ऑन शेयर, अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर। मेरे को डर है कि कल को मुझसे मांगेगी कंपनी तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा। कितने रुपए? 60,000। ये मेरी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो असेट है, 60,000 पे करेंगे तो असेट भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी अगर कंपनी अच्छी रही तो। मान लो ये कंपनी एक्स लिमिटेड इज गोइंग टू लिक्विडेट, कंपनी एक्स बंद होने जा रही है और इट इज अनेबल टू मीट आउट द लाइबिलिटी। एक्स लिमिटेड की हालत खराब है, वो अपनी लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रही, तो इन्होंने कॉल का पैसा मांगा। अब तो जाएगा पैसा। अब पैसा जो है 30 पर शेयर के हिसाब से 60 जाएगा, मिलने के कोई चांस नहीं है। और ना देने पे एक्शन लेके कंपनी एक्स लिमिटेड आपसे निकाल लेगी। इसमें तो बड़े डिस्प्यूट है। अभी इंटरमीडिएट में आना, ये मान लो मैं हूं प्रोप्राइटर, मैं पता क्या प्लानिंग करता हूं, ये शेयर किसी को दे दूं। मुझे खबरें मिल रही हैं अंदर अंदर कि एक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, कंपनी में डिसॉल्व। मेरे को डर सता रहा है, मिलना तो क्या है वापिस, घटिया कंपनी। अब 30 रुपए अनपेड हैं, वो देने ना जाए कहीं, मुझे डर सता रहा है। तो मैं सोचता हूं मुसीबत से कैसे बचूं। 100 वाले शेयर के 70 पेड हैं, मैं किसी को बेचना चाहूंगा तो कौन खरीदेगा। लोगों को भी खबरें मिल जाती हैं एक्स लिमिटेड की पोजीशन खराब है, कौन खरीदेगा, मुसीबत। तो मैंने क्या किया, प्लान किया। मैंने अपने घर में बहादुर काम करता है, मान लो मेरे नेपाली तो एक बहादुर काम करता है। मैंने बहादुर को कहा, बहादुर आज तूने बड़ा काम किया है हमारे लिए, आज तुझे गिफ्ट में शेयर दे दूं। बहादुर कहता बाबू जी दे दो। उसको कहते कुछ दे ही रहे हैं। मैंने ये शेयर किसके नाम ट्रांसफर कर दिए, बहादुर को। ये शेयर ट्रांसफर कर दिया एफिडेविट पे लिख के, किसके नाम ट्रांसफर कर दिए, बहादुर के। कंपनी को भी लेटर लिख दिया क्या आर शेयर हैज बीन ट्रांसफर इन द नेम ऑफ बहादुर, आज से बहादुर मालिक है। बहादुर बड़ा खुश है, वो कागज वो एफिडेविट और वो रख के कि मालिकों ने मुझे शेयर दे दिए, फ्यूचर में काम आएगा पैसा। बाद में पता लगा कंपनी बर्बाद हो गई एक्स लिमिटेड। कॉल करने की बारी आई, कंपनी कॉल मांगने किसके पास आएगी, अब बहादुर के पास, क्योंकि शेयर का ओनर कौन है, बहादुर। कंपनी के रिकॉर्ड में भी अपडेट हो गया है क्योंकि हमने कंपनी में अप्लाई कर दिया था। जब बहादुर से 60 मांगे गए तो बहादुर कहता बाबू जी मुझे तो पता ही नहीं किस चीज के पैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कंपनी समझ गई कि भैया ये लोग शरारती हैं जिन्होंने अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए किसी ऐसे आदमी को शेयर दे दिए फ्री में या कैसे। तो इस केस में लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है। कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा आपको, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का टॉपिक। लॉ कहता है कि जिसने कंपनी बंद होने के, एक्स लिमिटेड बंद होने के कोई भी पार्टली पेड शेयर विद इन 1 ईयर बिफोर ट्रांसफर किए हैं लिक्विडेशन से पहले, तो कंपनी कोर्ट के थ्रू उसको बुला सकती है। तो बहादुर अनेबल टू पे, दे नहीं रहा, तो पता किया जाए बहादुर को किसने दिए, तो पता लगा सुमित ने दिए। तो कंपनी लीगल एक्शन लेके मेरे पास आ सकती है और मुझे कह सकती है ला तू दे पैसा। ये ड्रामा नहीं चलेगा। तो ये बहुत दूर तक की बातें हैं, आप पढ़ेंगे। तो ये कॉल का पैसा एक मुसीबत है, हो सकता है ना भी हो मुसीबत, कल को कंपनी अच्छी हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपनी असेट ही बढ़ेगी, पर हो सकता है मुसीबत हो भी, कंपनी लिक्विडेट होती दिखी तो डिपेंड करता है फ्यूचर पे। तो ये अनकॉल्ड अमाउंट शेयर इन्वेस्टमेंट का, पार्टली पेड का, फिलहाल तो एक डर है नुकसान होने का। तो ये क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ओके, और कह रहा है डेट इंक्लूडेड ऑन डेटर, नहीं वो नहीं। एक है हाँ अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर है ना उनका डिविडेंड जुड़ता रहता है। दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। कंपनी अकाउंट में पढ़ेंगे हम। कम्युलेटिव का यही होता है कि अगर एक साल डिविडेंड ना दो तो अगले साल जुड़ जाएगा, अगले साल नहीं तो, और क्लब होता रहता है, जिस दिन प्रॉफिट आएंगे तो ये ले लेंगे। वैसे लो ने इनको पावर बहुत दी है, पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लो में कि अगर कॉन्टिन्यूसली 2 ईयर का डिविडेंड ना दो ना प्रेफरेंस शेयर को, कम्युलेटिव प्रेफरेंस को कॉन्टिन्यूसली 2 ईयर का, तो इनको मीटिंग में आके वोट करने की पावर मिल जाती है लाइक इक्विटी शेयर। भाई वो कह रहे हैं हम प्रेफरेंस किस चीज के,
जब हमारा डिविडेंड तो मिल ही नहीं रहा, हमें तुमसे पहले डिविडेंड मिलना होता है पर हमें वो मिल ही नहीं रहा, तो हम किस चीज के प्रेफरेंस रह गए? तो उनको पावर मिल जाती है कंपनी मीटिंग्स में आके वोटिंग की। चलो, प्रेफरेंस का डिविडेंड जो क्लब हुआ पड़ा है, कल को प्रॉफिट जब भी आया देना पड़ेगा, तो ये भी एक कॉन्टीजेंट है कि हमने ही इशू किए थे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो वो कम्यूट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एक ना एक दिन देना पड़ सकता है। और सुनो, लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय बैंक, या आपने कोई गारंटी दे दी, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, ऑफ अदर पर्सन, आपने रूटीन लाइफ में किसी की गारंटी दे दी तो डर है वो ना दे तो हमें देने पड़ जाएंगे, इट इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक वाले इशू करते हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया से माल उधार खरीदना चाहते हैं, यू आर राम, सपोज राम वांट्स टू बाय गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑस्ट्रेलियन तो वैसे ही नहीं फेथ करते इंडियन लोगों पे, वो कहा ना जी उधार नहीं देता मैं, बाद में कौन लेगा? कहता ऐसा करो उधार दे देंगे पर आप इंडिया के किसी बैंक से क्या लिखवा दो, लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसकी ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में भी हो, ऐसे बैंक से बात करवा दो, वो रिटर्न में दे दे कि अगर आपने ना दिए तो बैंक लायबल है। तो बैंक की लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करना क्या है? एक तरह से ये बैंक के लिए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। नीरव मोदी का केस सुना होगा आपने, पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी की तरफ से फॉरेनर को गारंटी दे रखी थी और बाद में ऐसा हुआ नीरव मोदी ने पैसे नहीं दिए तो बैंक को भरने आ गए 10,000 करोड़ के आसपास पैसा, बहुत नुकसान हुआ पंजाब नेशनल बैंक का, भर दिए वो पैसे, भरने पड़ेंगे फॉरेनर को। तो ऐसा ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। वर्कर के साथ डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट विद वर्कर्स रिगार्डिंग बोनस या वेजिस इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग। वर्कर ने केस डाला है जी हमारा अग्रीमेंट हुआ था कि तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, स्टेट से मालिक पैसा नहीं दे रहे, या हमारा बोनस बनता है सर, इतना प्रॉफिट आ गया, कंपनी को बोनस का राइट है, बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी दे नहीं रही, ऐसा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ये भी क्या है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो ये एग्जाम्पल हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के। ठीक, किसी की गारंटी देना, कोई प्रेफरेंस का अरियर डिविडेंड, अनकॉल्ड अमाउंट है शेयर पे, पार्टली पेड शेयर पे, और क्लेम जो फर्म पे हुए हैं अभी तक फर्म ने हाँ नहीं की, ये कॉन्टीजेंट। डेटर डाउटफुल है, डूब जाएंगे तो उसका लॉस का प्रोविजन बनता है, वो तो बुक्स में एंट्री होती है उसकी, तो प्रूडेंसी की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इधर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उधर डेटर में से लेस करके शो करते हैं। दैट कांट बी ट्रीटेड एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं, वो प्रोविजन है और बुक्स में एंट्री इस तरह की जाती है जो मैं कह रहा हूं। तो ये सब कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज हैं। और बोलो कोई डाउट? कॉन्टीजेंट असेट्स क्या कह रहे हैं सर? ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का है क्वेश्चन नंबर 3। तो सर ये कॉन्टीजेंट असेट्स वाले का ही है, क्वेश्चन नंबर 26 पेज पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्लियर हो गया होगा कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज का नॉर्मली इस सारे एग्जांपल से, जिसको भी डाउट रहा हो। ओके, ये कह रहा है जी कम्युलेटिव प्रेफरेंस को देने के चांस नहीं, ये मान के चलो देना पड़ेगा, लेकिन इसे इसका प्रोविजन नहीं बनता, क्योंकि है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, कभी प्रॉफिट आएगा तो देना होगा, श्योर नहीं है कि हाँ अभी देना है अगले साल देना है, तो प्रोविजन नहीं बनता इसका, ये कोई एक्सपेंस नहीं होता, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो देना पड़ेगा आपको। तो इसे कॉन्टीजेंट में ही दिखाया जा सकता है मैक्सिमम, प्रोविजन नहीं बनता, ये कोई एक्सपेंस नहीं, लॉस नहीं है, प्रॉफिट में से देंगे लेकिन कब आएगा कुछ पता नहीं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आना, पेज नंबर 26 बुकलेट में, इसी चैप्टर कॉन्टीजेंट का क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज शोन ड्यू टू, बुक्स में नीचे दिखाते हैं ना फुट नोट में कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, याद रखना जो सीए ऑडिट पे जाते हैं, मान लो ऑडिट सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। ऑडिट वर्ड का मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट अकाउंट बनाता है, ऑडिटर यानी सीए को बोलते हैं ऑडिटर। इंडिया में ऑडिटिंग ओनली अथॉरिटी सीए है।
इंडिया में जो ऑडिट करते हैं, चाहे बैंक की, चाहे इंश्योरेंस कंपनी की, बिजली बोर्ड की, छोटे प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप की, तो ओनली सीएज आर ऑथराइज्ड टू डू ऑडिट। ऑडिट सीए करते हैं सिर्फ। चलो, तो जो ऑडिट वर्ड का मतलब है वो एग्जामिनेशन है, वेदर अकाउंट्स रिप्रेजेंट ट्रू और फेयर व्यू और नॉट, सही पिक्चर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो जो सीए ऑडिट पे जाता है ना, सपोज मैं ऑडिट पे गया, मैं कंपनी पे ऑडिट करने गया, मैंने देखा फुट नोट में कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं है। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की तो कोई एंट्री भी नहीं होती। अब मुझे क्या पता लगेगा कि भी कॉन्टीजेंट हो छिपा लें, कोई केस कुछ चल रहे हो ना बताएं, कोशिश करूंगा मैं जानने की। क्या मैंने देखा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लीगल एक्सपेंसेस डाले हुए हैं। मैंने स्टडी किया लीगल एक्सपेंसेस, हेड को ओपन करके खिंची गए, पता लगा इस बंदे को दिए। उस एडवोकेट को फोन लगाया, सर इस कंपनी ने आपको पेमेंट दी है, किसके रिगार्डिंग? तो उसने बताया क्यों, कंपनी के ड्राइवर ने एक्सीडेंट नहीं किए, असम में एक्सीडेंट कर दिया, वो केस चल रहा है। एक कोलकाता में कर दिया था, वो चल रहा है। आपको समझ आ गई बात, अच्छा केस चल रहा है, लीगल एक्सपेंसेस है। फिर मैनेजमेंट से बात हुई तो पोल खुली कि अच्छा 2 केस चल रहे हैं और क्या पोजीशन है, वकील से बात करके पता लगा देने पड़ेंगे, चांसेस हैं। तो भैया प्रोविजन बनाओ, चांसेस कम है तो कॉन्टीजेंट दिखाओ, और आप तो बिल्कुल साफ है, फुटनोट भी नहीं है आपके। तो सीए की ड्यूटी है ये चीजें चेक करता है। लेकिन चलो ऐसा भी कुछ नहीं है, लीगल एक्सपेंस डाले ही नहीं, ठीक है, वकील के पैसे मैनेजमेंट ने भर दिए होंगे पॉकेट से, बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं डाले, या नाम बदल के डाल दिए, लीगल को मिसलेनियस में ही डाल दिया, जैसे ऐसा कुछ। तो सीए कैसे चेक करे कि कॉन्टीजेंट है कि नहीं, हमें क्या पता। तो सीए मैनेजमेंट से रिटर्न में लेता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर बोलते हैं उसे, कि मुझे रिटर्न पेपर पे दे दो कि देयर इज नो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एग्जिस्टेड अगेंस्ट द फर्म एज ऑन डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे रिटर्न में साइन करके मैनेजमेंट को कहो मुझे दे दो, मैं अपने रिकॉर्ड में रख लूंगा कि ठीक है कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं है। तो सीए के लिए भी अच्छा ये काम है, ऑडिट वर्क का पार्ट है। चलो, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी दिखाई जाती है ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर और कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। भाई बड़ा अमाउंट है तो दिखाओ, छोटा ना दिखाओ, ये कह रहा है। ड्यूअल एस्पेक्ट, हर चीज के 2 एस्पेक्ट हैं, 1 डेबिट और क्रेडिट, ऑल ऑफ अबव। तो क्या टिक करोगे, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर यानी ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज रिलेटेड टू द बिजनेस। चाहे नेगेटिव है तो जरूर दिखानी है, पॉजिटिव ना दिखाओ कॉन्टीजेंट एसेट तो चलेगा। तो फुल डिस्क्लोजर, सारी नेगेटिव बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए, तो वो उसकी वजह से ये कॉन्टीजेंट दिखाते हैं। अगर यहां ऑप्शन कंजर्वेटिज्म और दे देता तो वो भी ठीक होता, फिर श्योर है कि आपको बोथ का ऑप्शन देता कि दोनों, फिर मैं बोथ टिक कर देता अगर कंजर्वेटिज्म का ऑप्शन होता। अब नहीं है, फुल डिस्क्लोजर एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन देना ही हमारा अकाउंटिंग, अच्छी अकाउंटिंग का मेन पर्पस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके, ये कह रहे हैं बंदे से कोलेट्रल ऐसा था, बड़ा धोखा हुआ उसमें ना, वो एक ही ऑफिसर था बैंक में जो उससे डील कर रहा था नीरव मोदी के मामले में। तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट बदल बदल के ना नई कोलेट्रल नहीं ली, बार बार कई, एक की अथॉरिटी थी, कई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिए गए। मतलब मान लो आपकी एक बिल्डिंग पे कई लोन हो जाए तो क्या होगा, धोखा है ना ये। अगर बिल्डिंग एक है, लोन ले लिए 50 आपने, तो कौन कौन बांटेगा कल को उस बिल्डिंग को, समझे। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बैंक में हर ऑफिसर की आफ्टर 2 ईयर ट्रांसफर होना जरूरी है बैंक की, तो हर 2 साल में ट्रांसफर होती है, इसीलिए क्योंकि एक आदमी लंबे टाइम एक सीट पे रह जाए तो उसकी कस्टमर से सेटिंग बन जाती है, सामने वाले लोगों से गड़बड़ी कर सकता है। उस बंदे की ट्रांसफर नहीं हुई थी जो इन्वॉल्व था इसमें। दूसरी बात, उस बैंक की ब्रांच जिसके अंदर ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुए थे, उस ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट नहीं हुई थी सीए से। सीए से कॉन्करेंट ऑडिट होती है बैंक की बड़ी ब्रांचों की, क्या किया क्या नहीं उन्होंने, उसकी ऑडिट ही नहीं होने दी सीए से, नहीं तो सीए पकड़ लेता वो। तो वो क्या कॉन्करेंट ऑडिट से बची हुई थी कैसे ब्रांच, नहीं तो सीए पकड़ लेता। सो सीए ऑडिट नहीं हुई थी। और दूसरा, वो बैंक में ऑफिसर एक ही सीट पे बैठा था, एक ही चीज पे कई कोलेट्रल, एक चीज की कोलेट्रल पे कई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिए। अब वसूल लो एक चीज से, कितना वसूल लोगे। अब बैंक उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, पर है ही नहीं ना उतनी जितने पैसे भर दिए बैंकों ने या लोन दे दिए, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। वैसे कोलेट्रल लेता है नो डाउट,
गारंटी बैंक ऐसे नहीं देता, पूरी सिक्योरिटी रख के देता है, प्रॉपर्टी और वो सब कुछ रख के देता है। लेकिन वही है, फ्रॉड बड़े होते हैं, सेटिंग होती है, बैंकों की भी कमीशन लेके कम कंडीशंस फुलफिल किए बिना भी हो जाते हैं लोन, बड़ा कुछ चलता है। चलो, और कोई डाउट?